हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं और एक हाई ग्रोथ कंपनी आपके साथ डिस्कस करूंगा और ऐसे कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। इट इज अ हाई ग्रोथ कंपनी। 10 साल पहले इसका मार्केट कैप सिर्फ 335 करोड़ था। आज के दिन ये 100 गुना हो चुका है ऑलमोस्ट। तो दिस इज ट्रिमेंडस ग्रोथ। इसके पी रेशियो कुछ 112 इसको मिलता है। तो दैट इज लाइक मैसिव मैसिव इसको वैल्यूएशन मिलता है। तो हम लोग को ना शेयर प्राइस नहीं देखना है, हमको देखना है कि बिजनेस कैसा है, उसको एनालाइज करेंगे क्योंकि हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो हमको चाहिए फ्यूचर में वो ग्रो करता रहे। वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले पता करते हैं कि रिलैक्सो फुटवेयर एग्जैक्टली करता क्या है। तो दिस इज बेसिकली अ लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। और इनके मेनली वो छोटे लो प्राइस पॉइंट वाले जूते वो बनाते हैं। करीब करीब 160 रुपए के रिलैक्सो फुटवेयर उसके आते हैं। तो अगर हम लोग इनके ब्रांड अगर देखते हैं तो क्या-क्या है, तो ये रिलैक्सो का जूते हैं। और आप देख सकते हो कि ऐसे कंपनी जिसका मार्केट कैप अभी भी बहुत बड़ा नहीं है, 30,000 करोड़ है, हाँ, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। इनफैक्ट मतलब आप बाकी बड़े कंपनी से कंपेयर करो तो अभी भी छोटा ही है। मिड साइज कंपनी मैं बोलूँगा। तो रिलैक्सो का अभी भी देखो इनके ब्रांड एम्बेसडर है, फिर स्पार्क्स इनका ब्रांड है, फ्लाइट है, बहामास है। तो आप जस्ट सोचो कि एक छोटा हवाई चप्पल बेच के कितना बड़ा एक कंपनी बन चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं कि इनके पास जो पिलर वाइज हम लोग चलेंगे, उससे पहले थोड़े इनके फंडामेंटल हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम लोग इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे, रेवेन्यूज देखियो किस तरीके से ग्रो किया है। 554 से आज के दिन 2700 करोड़ ऑलमोस्ट। तो मतलब 5 गुना हो चुका है लास्ट 10-12 इयर्स में। प्रॉफिट देखो, दिस इज लाइक इनसेन। 38 से 272 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ग्रो कर चुका है प्रॉफिट। तो दिस इज द पावर, मतलब इसीलिए कंपनी को ना इस इतना ग्रोथ मिल रहा है। तो स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखो 54% एवरी सिंगल ईयर लास्ट 10 ईयर से। मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब हर 1.5 साल में कंपनी अपने पैसे को डबल कर सकता है। तो वो जो जोक होता है 21 दिन में पैसा डबल, तो दिस इज अ काइंड ऑफ कंपनी व्हिच हैज शोन ट्रेमेंडस लेवल ऑफ ग्रोथ। इसके प्रॉफिट भी देखो किस तरीके से ग्रो हुआ है। तो ये तो रहा उसके अगर हम लोग बोलते हैं कि इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बैलेंस शीट देखते हैं। इट इज ऑलमोस्ट अ जीरो डेट कंपनी। अगर देखो बोरोइंग्स इनके पास है 138 करोड़, इसके अगेंस्ट कैश ही है उससे ज्यादा, मतलब। तो दिस इज लाइक जस्ट फॉर सी, मतलब वो देखने के लिए 138 करोड़ है। इट्स लाइक अ नियर डेट फ्री कंपनी। रिजर्व्स देखो 104 था, अभी ऑलमोस्ट 15x हो चुका है इनके रिजर्व्स। तो दिस इज लाइक इनसेन अमाउंट। और आप इनके फ्री कैश फ्लोज अगर देखो, मैं इस तरह का अगर आपको लेके जाऊँ, ये टिकर टिप का वेबसाइट है। और इसमें अगर हम लोग कैश फ्लोज में जाके फ्री कैश फ्लो सिर्फ देखते हैं, तो देखो किस तरीके से ग्रो किया है कंपनी ने। पहले 2012 में 23 करोड़, अभी कितना है? अभी है 389, आई मीन 15x। तो प्रॉफिट इसका ग्रो अगर होता है 7 टाइम्स, इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ है 5 टाइम्स, प्रॉफिट ग्रो हुआ है 7 टाइम्स, इसके फ्री कैश फ्लोज ग्रो हुआ है 15x। तो अब आप समझ सकते हो कि क्यों इसका स्टॉक प्राइस इतना ग्रो हो चुका है। मतलब दिस इज लाइक इंसेन अमाउंट, एंड दैट इज रियली दी पावर। मतलब कि किस वजह से कंपनी इस तरीके से ग्रोथ दिखाया है लास्ट। तो देखो, हम अगर इतना भी देख लेना, हमको ये समझ में आता है कि कंपनी अच्छा है। और कैश फ्लोज में जाके अगर हम लोग देखें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देखो कंपनी अच्छे तरीके से अपने ऑपरेटिंग कैश को बढ़ाया है। और सिमिलरली ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सिर्फ अपने कैश को बढ़ाया है, री इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है, जो एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है। देखो, हर साल कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से री इन्वेस्ट किया है। 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ का हमेशा से फैक्ट्री, नए नए फैक्ट्रीज खोला है। इनफैक्ट इनके पास ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है 8 से 10। अभी रिसेंट क्वार्टर में इसने बहुत बड़ा एक फैक्ट्री लगाया है, जहां से उनके नए रेवेन्यूज ऑलमोस्ट 25% प्रोडक्शन उनके बढ़ा है। तो बहुत अच्छा चीज है। तो हम लोग अब ना चलते हैं पिलर वाइज की क्या क्या हमें देखना चाहिए कंपनी के फ्यूचर, अगर अच्छा है या नहीं उस हिसाब से। तो देखो, पहले मैंने बोला था कि सबसे इनका इंपॉर्टेंट जो कोई भी बिजनेस का होता है, वो है कैपिटल एलोकेशन कैसा है। इसके लिए हमें देखना चाहिए कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज्यादा हो और रेवेन्यू 10% से ज्यादा हो। तो देखते हैं हम लोग इधर जाके ये कंपनी ने कर पाया है नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में चलेंगे, तो देखो रेवेन्यू किस तरीके से ग्रो किया है। अगर इधर भी जाएंगे 10 इयर्स में 13%, सो इट इज मीटिंग आवर क्राइटेरिया। और अगर रेशियो में जाए और देखिए इधर आरओसी कैसा है, तो देखो ऑलमोस्ट 15% परसेंट हर साल ज्यादा रहा है। तो इट इज ऑल्सो मीटिंग आवर क्राइटेरिया। अगेन,
लेट मी रीआइटरेट कि ये दोनों चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये दिखाता है कि कंपनी जिस तरीके से जब ग्रो कर रहा है तो अपन वो प्रॉफिटेबली ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर 100 का माल, अगर मान लो अभी अभी कंपनी 100 रुपए कमा रहा है और अगले साल जाके 2 और फैक्ट्री खोलता है ताकि ज्यादा और बेच पाए, तो ऐसा नहीं कि वो सारी चीज वो कम दाम में बेच रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब वो ज्यादा दाम में इनफैक्ट बेच रहा है और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू थिंग आर सो सो इम्पोर्टेंट। तो ये हमारा तो पहला क्राइटेरिया में ये फुलफिल हो रहा है, तो मतलब अच्छा चीज है। दूसरा चीज जो हमें देखना चाहिए वो है कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। तो मैंने बोला था कि इंडिपेंडेंट बोर्ड होना चाहिए और एबल एंड हंग्री होना चाहिए। तो एबल एंड हंग्री तो देखो तभी आपको समझ में आएगा जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आप सुनोगे। लेकिन मैं आपको इंडिपेंडेंस का मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। इनके अगर इसमें अगर देखो तो ये देखो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है। तो ये तो प्रमोटर जी है, रमेश कुमार दुआ, दुआ फैमिली से कौन कौन है। होल टाइम डायरेक्टर भी मुकुंदलाल दुआ है। तो ये दुआ फैमिली से 2-3 लोग हैं। लेकिन ये देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन है, दीपा वर्मा, पंकज श्रीमाली। और आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो या फिर इनके वेबसाइट में भी जाके भी इनको ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ लेना इनके क्वालिफिकेशन क्या है। एंड दिस इज ट्रूली इंडिपेंडेंट बोर्ड। अभी इस एक शॉर्ट वीडियो में मैं मैनेजमेंट एनालिसिस आपको समझा नहीं सकता, लेकिन दिस इज अ ट्रूली अ ग्रेट इंडिपेंडेंट बोर्ड, अच्छा बोर्ड है और इनके पास नॉलेज है। इनफैक्ट रमेश कुमार दुआ जो अभी प्रमोटर है कंपनी का और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, इनका ना रबर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ही है बहुत। और ये खुद पढ़ाई करके आए हैं बाहर से ताकि इनके पास नॉलेज हो। तो मैनेजमेंट इज हंग्री, दे वांट टू ग्रो। और अभी रिसेंटली फैक्ट्री लगाया है। तो लेट मी शो इनके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स कैसा है। तो इसके लिए लेट मी शो दिस। इनका एक इंडस्ट्री मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या क्या हेडविंड्स है, मतलब क्या क्या एक्चुअली ग्रोथ एक प्रोस्पेक्ट है। तो देखो अगर फुटवेयर इंडस्ट्री का मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अगर देखो, इंडिया का कंजम्पशन है 2.1 बिलियन। सो मतलब इट इज आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है एक्चुअली। और जो बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट अगर आप देखो कि इंडिया में फुटवेयर का बहुत अंडर पेनिट्रेशन है। इंडिया में अभी बस 1.7 पेयर पहनते हैं लोग और बाहर 6 से 7 पेयर। तो मतलब 6 से 7 जूते। तो मान लो जब इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो लोग ज्यादा जूते खरीदेंगे। अगर ज्यादा जूते खरीदना है और उनको हाई क्वालिटी अगर जूते खरीदना है और कम दाम में, तो किसके पास आएगा, रिलैक्सो। और आपको अगर विश्वास नहीं होता कि कंपटीशन आगे बिट कर देगा, तो जैसे आपने मैंने दिखा सकता हूँ कि इधर मैंने लिखा था कि क्या देखना है आपको कि इनके जो मार्जिन स्ट्रक्चर है, हाई बैरियर्स टू एंट्री होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोनोपोली, प्राइसिंग पावर। और इसको आप कैसे समझेंगे कि कंपनी का हाई आरओसी होना चाहिए एज कंपेयर टू देयर पीयर्स। तो चलो हम लोग देखते हैं इनके पीयर्स के अगेंस्ट कैसा इनका आरओसी है। तो देखो रिलैक्सो फुटवेयर का 26%। व्यूज इनके इनके नियर कॉम्पिटिटर्स आस-पास भी नहीं आते। तो दिस इज द काइंड ऑफ इनके पास एडवांटेज। और आपको अगर लगता है कि हाँ ये तो भाई कोविड की वजह से हुआ, तो चलो छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो। अब 10 साल के एवरेज आरओसी देख लो। तो इसका 26%, इसका क्लोज आता है सिर्फ बाटा और वो भी 22%। तो बाकी लोग तो कोई आस-पास भी नहीं आता। ये श्री लेदर्स, भारतीय खादिम, ये सब, मिर्जा इंटरनेशनल, चलो ये तो आस-पास भी नहीं आ पा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये बिज़नेस काफ़ी मोटेड है। तो पहला एरिया में चलो हो गया। नेक्स्ट आप देखो हाई मार्जिन होना चाहिए बिज़नेस में। तो इसके लिए ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है, तो आप ये अच्छे से देखो और ये काफ़ी आपको समझाएगा। ये एक इंडस्ट्री मैंने लिया है। तो देखो अगर आप देखो पूरे इंडस्ट्री में कैसा रहता है मार्जिन्स, 10% रहता है, ठीक है? और रिलैक्सो का रहा है 21%। अभी थोड़ा गिरा है क्योंकि बहुत हाई इन्फ्लेशनरी सिचुएशन चल रहा है। तो अगर आप इधर देखो जैसे पी&एल में जाके इधर ऑपरेटिंग मार्जिन देखो 21% पहले था, अभी 17% आया है। तो दैट इज़ ओके, मतलब फिर भी 17% और जहाँ पे इंडस्ट्री करता है 10%। दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपनी। तो और ये दोनों एरिया में टिक पड़ गया और क्या है, हाई मार्केट शेयर। तो इधर मैं आपको बोलूँगा कि अभी ना ये जो एंटायर फुटवेयर इंडस्ट्री, इस ये भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी क्या है कि एंटायर इंडस्ट्री इज इटसेल्फ अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये ऑर्गेनाइज्ड जब होगा तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर गेन किसका होगा, रिलैक्सो जैसे कंपनी का। तो अभी रिलैक्सो के पास सिर्फ 8% का मार्केट शेयर है और उसमें ये 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मान लो अगले 10 साल में ये अगर डबल भी मार्केट शेयर कर लिया तब भी इसका कितना ग्रोथ हो सकता है आप समझ लो। सिर्फ मार्केट शेयर गेन से मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा भी ये लोग एक्सपोर्ट ग्रो कर सकते हैं। और
दूसरा और क्या हम लोग देखेंगे कि कंपनी इनोवेशन में, ब्रांड में, टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में कर रहे हैं। तो री इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको दिखा दिया कि हर कंपनी कर रहा है अच्छे से। तो इनोवेशन अगर आप देखो तो कंपनी अपने R&D में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ब्रांड बिल्डिंग आप समझ सकते हो कि 20-30 हजार करोड़ का एक कंपनी, अक्षय कुमार, फिर वरुण धवन, ठीक है, और सलमान खान, ये जैसे लोगों को अपने ब्रांड में ब्रांड एम्बेसडर कर रहे हैं। तो दिस रियली शोज कि कंपनी का फोकस है ब्रांड को बिल्ड करना, और ये करे है। आप एडवर्टाइजमेंट जाके देख सकते हो, 8 to 9 years पहले सलमान खान का एड आता था, उसमें वो कैसे करता था कि वो पिलर से, वो एक माउंटेन से गिर रहा है एक लड़की, ठीक है, उसका हवाई चप्पल पकड़ के वो बच गया। तो तो फ्रॉम दैट टाइम, और 10 साल पहले मैंने आपको दिखाया कि उसका मार्केट कैप सिर्फ 300 करोड़ का कंपनी था। उस टाइम पे इतना ब्रांड में फोकस था। तो कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, इट इज डूइंग इट, रिसर्च में बहुत है। तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट आपको बोलता हूँ, जो इस क्वार्टर में हुआ है। तो ये रहा, देखिए। तो अगर आप थोड़ा सोच रहे हो कि ये क्या है, ये इसका एक इंस्टाग्राम पेज है, मेरा ही है ये। तो इनके ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्यों ये फ्यूचर में ग्रोथ आ सकता है, तो देखो पहले आएगा वॉल्यूम ग्रोथ से। अभी जो रिसेंट फैक्ट्री लगा है उससे उनके प्रोडक्शन 33% से इंक्रीज हो जाएगा, और उनके एवरेज पेयर 164 है। तो इस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करके इधर देखा है कि इनके प्रॉफिट इटसेल्फ 25% इसके कारण बढ़ेगा, जस्ट उनके प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से। और दूसरा है उनके मार्जिन भी इंप्रूव कर रहे हैं। ये लोग क्या करते थे, पहले ओपन फुटवेयर सेल करते थे, अभी ये लोग थोड़ा क्लोज फुटवेयर में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसीलिए इनका क्या होगा, क्लोज फुटवेयर में क्या होता है, इजीली थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहता है, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी उनके अच्छे हो रहे हैं। मार्केट शेयर गेन कर रहा है, जैसे मैंने बोला कि 8% मार्केट शेयर अभी करंटली है। और ये साल में 19 करोड़ पेयर्स जूते बेचते हैं। समझ सकते हो आप कि कितना ये लोग वॉल्यूम मतलब सेल करते हैं। तो इसका तो बहुत गुना हो सकता है ना। अभी हमारे इंडिया में 130 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, और जैसे आपको मैंने डेटा दिखाया कि 1.7 पेयर, मतलब 2 जूते ऑलमोस्ट पहनते हैं लोग, हर एक आदमी। तो कल के दिन अगर 2 से जगह अगर 3 ही पहन लिया, और इसका मेजर बेनिफिशियरी यही होगा रिलैक्सो, क्योंकि ये ना कभी इसका दाम ज्यादा नहीं बढ़ाता है। मतलब मार्केट में रेवेन्यू ग्रोथ आने के लिए वॉल्यूम से खेलता है। ये कभी प्राइस इंक्रीज करके ज्यादा अपने रेवेन्यू को नहीं बढ़ाता। ये ज्यादा जूते बेच के ये प्रॉफिट कमाता है। तो इसके लिए इसको मेजर बेनिफिशियरी होगा ये, क्योंकि कम दाम में इंडिया इज स्टिल क्या है कि अभी भी हम लोग थोड़े थोड़े करके ग्रो कर रहे हैं। तो हम हमारे लिए चाहिए कम दाम में चीजें। तो कम दाम में 160 रुपए, अगर 60 रुपए में अगर जूते बेच रहा है, तो लोग आके इसका खरीदेंगे। तो इसका ये सबसे बेनिफिशियरी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर और क्या फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है, देखो एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अभी। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि मैरिको कैसे सिर्फ इंडिया में पहले पैराशूट का ब्रांड लाया था, उसके बाद बांग्लादेश, वियतनाम में गया था। तो सेम रिलैक्सो के साथ भी होगा। आज के दिन बाहर जो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है वो है यूएसए। तो उसमें चाइना का सबसे ज्यादा माल जाता है। चाइना हर समय पोर क्वालिटी बेचता है, और उसमें भी प्राइसेस हाई हो जाता है, और रबर क्वालिटी भी बहुत खराब रहता है। रिलैक्सो वहां पे बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करता है एट अ डिसेंट कॉस्ट। तो अब समझ लो, जब एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा तो रिलैक्सो क्या लेवल पे ग्रोथ का हो सकता है। जोग्राफिक एक्सपेंशन, अभी तो सिर्फ साउथ और वेस्ट में तो मतलब गए भी नहीं है ठीक से। अभी ये नॉर्थ इंडिया से ही इनका 50% रेवेन्यू आता है। तो सोच लो, जब साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, तो इंडियन मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। फिर बाहर इंटरनेशनल एक्सपेंशन करने का भी अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी ड्राइवर का तो कोई एंड नहीं है। और उनके प्रोडक्ट, अभी कितने प्रोडक्ट है, सिर्फ 4। कल के दिन अगर मान लो प्रीमियम जूते भी बनाने लगा, तो उससे भी उसका ग्रोथ आ सकता है। और लास्टली, जो गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। अभी इंडिया का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, इसकी वजह से इनको काफी पॉलिसी सपोर्ट मिलता है। तो इतना सब डिस्कस करने से हमको ये पता चलता है कि ये जो हम लोग ने 3 से 4 हमने पिलर डिस्कस किया था, तीनों पिलर में ही हर एक एरिया में ये खरा उतरता है। तो इसीलिए बहुत बढ़िया कंपनी है। अब द लास्ट पॉइंट, वो है वैल्यूएशन। तो देखो, बहुत सारे लोगों के लिए वैल्यूएशन मे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाई ग्रोथ वाले कंपनी में अब इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन फॉर मी, आई एम टेलिंग, आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन कंपनीज जो बहुत हाई वैल्यूएशन है। क्यों? आपको मैं लॉजिकली समझाता हूँ। दिस इज नॉट बाय द वे, मतलब अच्छे कंपनीज को जो जिनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत हाई है, पीई इज नॉट द राइट मेट्रिक टू सी टू वैल्यू सच कंपनी। लेकिन आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए पीई का। देखो, अगर ये हिस्ट्री देखो कंपनी का ना,
एक टाइम पे इसका 10 का पी था, बहुत साल तक चला, ठीक है। फिर पी री रेटिंग हुआ 2014 में, ठीक है। तो वो होने के बाद एक और फिर बार री रेटिंग हुआ 2015 से लेकर 2018-19 तक एक लेवल पे चला। उसके बाद हट से कोविड आने के बाद एकदम स्काई रॉकेट किया, ठीक है। अब ना मुझे लगता है कि ऐसे अगर 120 130 के पी पे हमेशा कंपनी चलने लगा ना, तो अगर इसका एक या 2-3 क्वार्टर भी खराब आ गया, तो इसके बिजनेस डाउन हो सकता है। और पी इतना हाई मिलने का कारण क्या है कि मार्केट भी एक्सपेक्टेशन ये रखता है कि ये कंपनी बहुत स्ट्रांगली ग्रो करेगा। अब 1-2 क्वार्टर भी अगर खराब आ गया ना, तो फिर से ये डिक्रीज हो सकता है। तो मैं कैसे, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? क्या तो 4 पैरामीटर्स देख, तो ये तीनों पिलर देख के तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में। लेकिन अगर करना है तो मैं कैसे करूँगा इसको? तो मान लो जैसे अगर मुझे इस कंपनी में मेरा ₹100 में से ₹5 इन्वेस्ट करना है, अभी इस वैल्यूएशन में जहाँ पे बहुत हाई है, तो मैं शायद इसमें ज़्यादा अभी निवेश नहीं करूँगा, छोटा-छोटा पैसे में इन्वेस्ट करूँगा। इसके बाद थोड़ा अगर गिरता है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा आ जाता है, उसके बाद उसके पी थोड़ा रैशनलाइज़ हो जाएगा। उसके बाद मैं और ऐड ऑन करूँगा। हालाँकि पी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, प्राइस में थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि अब देखो, अगर ये भी समझ लो आप कि कोविड के टाइम इसका प्राइस था 560, इसके बाद इसके प्राइस गया था 1400, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। लेकिन आपको देखना है कि क्या कोविड के बाद कंपनी का जो अर्निंग्स ग्रोथ है, वो क्या डबल हो चुका है? नहीं हुआ है ना। तो डबल नहीं होने के बाद भी अगर शेयर प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अब थोड़ा आपको सोचना चाहिए। फ्री कैश फ्लो भी उतना उतना अच्छा नहीं ग्रो किया है। मतलब किया है, फ्री कैश फ्लो डबल से भी ज़्यादा तो नहीं ग्रो किया है ना। तो आपको ये देखना है। तो मैं पर्सनली क्या करूँगा, इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करूँगा। मेरे को अगर करना है तो मैं करूँगा, लेकिन थोड़े-थोड़े पैसे निवेश करूँगा। अगर मार्केट इससे और गिरता है तो तब मैं बल्क में जाके परचेज़ करूँगा, और फिर भी इधर से भी ऊपर चला गया तो इट्स ओके। आई मीन अगर अर्निंग्स अच्छे से दे पा रहा है, तो मैं धीरे-धीरे करके ऑन अ स्टेज बाय स्टेज में इसको एक्यूमुलेट करता रहूँगा। तो दैट विल बी माय स्ट्रैटेजी, अगर आप देख सकते हो। और आपको एक बार और चीज़ मैं बता देता हूँ, कि आपको अगर लगता है कि आप रेस को मिस कर दोगे, तो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखो कंपनी ना कभी, देखो ये एक फेज़ देख लो, 2013 था, ठीक है? 13 से ऐसे गिर भरा कैसे, ठीक है? 2013 में प्राइस था कुछ 28, इधर से 10 गुना हो गया, 2 साल में। फिर 2 साल के बाद क्या हुआ? उसके टॉप से कंपनी ऑलमोस्ट 42% नीचे आया। तो ये हमेशा होता है। तो ऐसा नहीं था कि कंपनी उस टाइम पे कुछ खराब कर दिया था, अच्छा ही था, लेकिन फिर भी मार्केट गिरा है। तो ये दिस इज़ अ नॉर्मल नेचर ऑफ मार्केट। तो अभी अगर आप देखो, ठीक है, तो मैं अगर कोविड के बाद से आपको दिखाऊँ कि क्या लेवल पे प्राइस इंक्रीज़ किया है, तो ये है ऑलमोस्ट 80%। तो 80% मूव करने के बाद, मतलब ऑलमोस्ट अगर 80% है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, इट्स अ मैसिव ग्रोथ। उसके बाद करेक्शन भी लिया है, ठीक है? तो कितना करेक्शन लिया है हम लोग देखते हैं। इसमें से ज़्यादा नहीं है, कुछ 15-16% का करेक्शन है, तो दिस इज़ अ गुड हेल्थी करेक्शन। तो ऐसा जब भी 20-25% का करेक्शन लेता है, तो आई एम अ लिटिल कंफर्टेबल टू ऐड ऑन सम इन्वेस्टमेंट। लेकिन हाँ, आपको याद रखना है कि मैं आपको इधर कोई ट्रेडिंग का सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं खुद जब इन्वेस्टमेंट का बात करता हूँ एटलीस्ट, तब मैं कोई ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बाई एट दिस प्राइस एंड सेल एट दिस प्राइस, वो मैं पर्सनली नहीं करता। वो ट्रेडिंग अगर आप स्पेसिफिकली कर रहे हो तब वो अलग पॉइंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे जब कर रहे हो तो मैं एटलीस्ट नहीं देखता, मैं ये नहीं बोलता कि इस प्राइस पे खरीद दो, इस प्राइस पे बेच दो। तो दिस इज अ वेरी गुड कंपनी टू फॉर मी, बिकॉज़ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, मोड्स है। तो आई वुड ऐड ऑन सम लिटिल क्वांटिटी फ्रॉम नाउ ऑन, और जैसे-जैसे प्राइस चेंज होगा, मैं धीरे-धीरे इसको एक्यूमुलेट करूँगा। और अगर इधर से और गिरता है, मान लो इधर तक बहुत गिर गया, तब मैं जाके बल्क में परचेज़ करूँगा। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे स्टॉक के ऊपर एनालाइज़ करेंगे। गुड बाय।